जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन एकदम से नई एनर्जी के साथ और एकदम से नया विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान। और अपन बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। आप साथ बनाए रखना। देखो, जिस अंदाज से अपन ने भौतिक विज्ञान को खत्म किया था उसी तरीके से हम रसायन विज्ञान को भी खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और मेरा सपोर्ट अवश्य करोगे। देखिएगा, आज अपन रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और आपको ब्रह्मांड दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड के अंदर आपस में क्रियाएं होती है। आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा। इस बैकग्राउंड से आपको समझ आ गया होगा कि हम चीजों को किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिएगा, मैं शुरू करता हूं रसायन विज्ञान को। देखिएगा, कुछ कहानी आपको बताता हूं रसायन विज्ञान की। देखो, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान एक फ्यूसिस नामक शब्द से बनके बना था। मतलब जो भौतिक विज्ञान था अपने पास, वो एक लैटिन भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलके बना था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? प्रकृति था। अगर मैं उसी लिहाज से, उसी दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान, अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है। किससे हुई है साथियों? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। देखिएगा, मैं एक बार इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी। आज अपना एकदम से जीरो क्लास रहेगा। मतलब मैं आपको उस लेवल से लेकर के चलूंगा जहां मुझे ऐसा महसूस होता है कि सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो अधिकतर आर्ट्स या कॉमर्स के होते हैं, और मैं उसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। आपको मैं 1% भी तकलीफ आने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि जब मैं भी अपने अध्ययन काल में था तो मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था, कैसे मैंने साइंस को हैंडल किया था, कैसे मैंने मैथ और रीजनिंग को हैंडल किया था। उसी प्रकार से मैं आपके सामने चीजों को दर्शाऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज की, देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं किसकी? रसायन विज्ञान की, तो मैं यहां पर सबसे पहले मोटे अक्षरों में अपन सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में अपन इस प्यारे से सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान। क्या नाम है साथियों? रसायन विज्ञान। गौर करिएगा, चलो एकदम से अपन बढ़िया से लिखते हैं चीजों को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस रसायन विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसका नाम। रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए साथियों, जिस प्रकार से हम लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ी थी, जिस प्रकार से मैंने आपको भौतिक विज्ञान बताया था, तो भौतिक विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान लैटिन भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से बन के बना है। उसी प्रकार से अगर मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताऊं, अगर मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताऊं, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द
लैटिन भाषा के एक शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से मिलकर बना हुआ है। रसायन विज्ञान शब्द की या फिर रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है। जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका अर्थ क्या है? काला रंग। जिसका अर्थ क्या है साथियों? काला रंग। देखिएगा अपन छोटे छोटे शब्दों को सीखते हैं। देखो सबसे पहले अपन रसायन विज्ञान में परिचय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का परिचय अपने पास क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं, अगर मैं आपको 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है? मिस्र देश से हुई है। अगर मैं आपको आगे बताऊं, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट मेरे पास क्या है? रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। एक बार गौर करिएगा, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। इन 3 पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको अगले पॉइंट के ऊपर लेकर के चलूं, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है वो गौर करना एक बार आप देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो रसायन विज्ञान है, ये जो रसायन विज्ञान शब्द है, केमिस्ट्री जो शब्द है, ये एक लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला रंग। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? काला रंग। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। किस देश से हुई है? मिस्र देश से। अगर मैं उसके बाद बात करूं, रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। रसायन विज्ञान को पूर्व में केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। अगर मैं आगे बात करूं, रसायन विज्ञान, कौन सी रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं? आधुनिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पिता या जनक कौन है? रसायन विज्ञान के पिता या जनक कौन है? रसायन विज्ञान के पिता है एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए। अगर आप केवल लेवोशिए नाम भी याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को ऑप्शन में ये नाम अवश्य ही मिलेगा। 100/100% ये ऑप्शन में अपन को मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रसायन विज्ञान है,
इस रसायन विज्ञान में आधुनिक रसायन विज्ञान है। इस आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए। कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए। अब देखो आपको ये इतने पॉइंट समझ में आए और आपको देखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये परिचय आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान का परिचय क्या है। देखो मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। कभी कभार रसायन विज्ञान का पिता कभी कभार रसायन विज्ञान का पिता रॉबर्ट बोयल को भी कह देते हैं। रॉबर्ट बोयल को भी कह देते हैं। रॉबर्ट बोयल को भी कह देते हैं। अब मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि कई बार क्या होता है, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो पिछले भर्तियों के अंदर कई प्रकार के पर्सन आते हैं, उसी प्रकार से एक पर्सन पिछले विगत कुछ सालों के अंदर की बात कर रहा हूं, रेलवे के अंदर ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 2018 में एक पर्सन पूछा गया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है, और वहां पर ऑप्शन में एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए ऑप्शन में था ही नहीं। एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए ऑप्शन में था ही नहीं। तो उस स्थिति में अपन को रसायन विज्ञान का पिता किसको बताना है? रॉबर्ट बोयल को बताना है। उसके पीछे की कहानी यह है कि जो रॉबर्ट बोयल है, इस रॉबर्ट बोयल ने हमें तत्व का नामकरण बताया था। हमें यह बताया था कि ये तत्व होता है, ये परमाणु होता है। इसका मतलब हमें सबसे पहले तत्वों का नामकरण कौन करके दिया था? रॉबर्ट बोयल ने किया था। इसीलिए अपन कई दफा इसको रसायन विज्ञान का पिता कह देते हैं। लेकिन कभी कभार की बात कर रहा हूं, लेकिन जब ऑप्शन में ये और ये दोनों हो तो आपको हमेशा एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए ही करना है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट 6 समझ में आए होंगे। ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ रहे थे। अपन क्या पढ़ रहे थे साथियों? रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ रहे थे। तो इस परिचय के अंदर अपन को पता होना चाहिए कि इस रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। इस रसायन विज्ञान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, इस रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है समझना गौर करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान, परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। कौन कहलाता है? परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब एक बार समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा, आपने कई बार अपने 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपने एक नाम सुना होगा आवर्त सारणी का। उस आवर्त सारणी में कई तत्व संयोजित होते हैं। उस आवर्त सारणी में कई तत्व क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। मतलब इस प्रकार के जो तत्व हैं, इस प्रकार के ये जो तत्व है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये तत्व है, परमाणु है, अणु है या यौगिक है, मिक्सचर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी में जो भी अपने पास दिए हुए हैं वो सारे के सारे या तो क्या है? परमाणु हैं या फिर क्या है? तत्व है। अब आपको पता होगा कि पूरी रसायन विज्ञान उसी तत्वों के आसपास घूमती है, उसी परमाणुओं के आसपास घूमती है। एक बार गौर करिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं H,
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H लिखा, इसका मतलब ये मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा। फिर मैंने इसके अंदर एक H और जोड़ दिया, मैंने इसके अंदर एक H और जोड़ दिया, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया H2। क्या हो गया साथियों मेरे पास, ये मेरे पास हो गया H2, इसका मतलब ये मेरे पास हो गई हाइड्रोजन गैस। अब एक बार गौर करना आप, अगर आप यहाँ पे गौर लगा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। यहां पर ये हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, परमाणु है। ये हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, परमाणु है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ये भी हाइड्रोजन बनता है। लेकिन ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, अणु है। ये मेरे पास क्या है, अणु है। इसका मतलब क्या होता है, परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। क्योंकि परमाणु और परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे या तो वो अणु बनाएंगे या फिर वो क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या अणु होता है, क्या परमाणु होता है और क्या यौगिक होता है। अब एक बार गौर करिएगा, आप अपनी नजरें केवल बोर्ड के ऊपर रखिएगा, आपको सब कुछ कहानी समझ आ जाएगी। गौर करना, मैंने यहां पे लिखा हाइड्रोजन, मैंने यहां पे लिखा हाइड्रोजन, लेकिन मैंने यहां पे लिखा ऑक्सीजन। क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। देखो इसमें तो केवल 2 ही परमाणु थे, जबकि इस फॉर्मूले में देखो H प्लस O। क्या मैं इसको क्रिया करके H2O लिख सकता हूं क्या मैं इसको क्रिया करके H2O लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ सर, इसको बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो मुझे एक चीज बताइएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन यहां पे क्या है, परमाणु। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये हाइड्रोजन अपने पास यहां पे क्या है, परमाणु। ये हाइड्रोजन अपने पास यहां पे क्या है, परमाणु। अगर मैं इस O की बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है, परमाणु। ये भी मेरे पास क्या है, परमाणु। अब एक बार गौर करना, यहां पर क्या है, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु। लेकिन इसमें जो परमाणु हैं वो सारे के सारे एक समान नहीं है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं है, वो सारे के सारे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये असमान परमाणु है। इसके अंदर जो ये परमाणु थे वो क्या थे बताओ, ये समान परमाणु थे। कैसे परमाणु थे, समान परमाणु थे। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, ये तो मेरे पास कैसे परमाणु है, ये मेरे पास असमान परमाणु है। कैसे परमाणु है, असमान परमाणु है। अगर परमाणु समान होते हैं तो उससे बनने वाला उत्पाद हमेशा क्या होता है, अणु होता है। उससे बनने वाला उत्पाद हमेशा क्या होता है, अणु होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मान लेता हूं कि परमाणु और परमाणु अगर ये असमान है तो असमान परमाणुओं से बनने वाला बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, कंपाउंड बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब एक बार गौर करिएगा, परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान, तो आप यहां पे देख रहे होंगे या तो परमाणु है या फिर क्या है, अणु है। इसी विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इसी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, इसी विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या रसायन विज्ञान होता है, और आपको पता भी चला होगा कि यौगिक क्या होता है। यौगिक हमेशा समान परमाणु से भी बन सकता है और असमान परमाणु से बन सकता है, लेकिन अणु केवल और केवल समान परमाणु से बनता है। असमान परमाणु वाली हमेशा क्या कहलाते हैं, यौगिक। लेकिन अपन अणुओं को यौगिक कह सकते हैं। मैं यहां पे एक लाइन लिख सकता हूं, अणु यौगिक हो सकते हैं। लेकिन सभी यौगिक अणु नहीं हो सकते। अब एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है।
मैंने आपको क्या बताया कि जो ये यौगिक होता है, ये जो यौगिक होता है, ये अपने पास जो यौगिक बना है, ये यौगिक समान परमाणु से भी बन सकता है और ये मेरे पास असमान परमाणु से भी बन सकता है। ये मेरे पास क्या बन सकता है, समान से भी बन सकता है, असमान से भी बन सकता है। इसका मतलब मैं इस H2 को यौगिक भी कह सकता हूं और इस H2 को अणु भी कह सकता हूं। अणु तो मैंने इस संदर्भ में कहा है क्योंकि परमाणु क्या है, समान है, जबकि मैंने इसको यौगिक क्यों कहा है, क्योंकि इसमें समान परमाणु हो सकते हैं, लेकिन यौगिक के अंदर एक बात और होती है, उसमें असमान परमाणु भी होते हैं। तो मैंने यही तो लिखा है, अणु यौगिक हो सकते हैं, इसका मतलब ये अणु यौगिक हो सकता है, लेकिन सभी यौगिक अणु नहीं हो सकते। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको कोई बोल देगा कि O3 क्या है, यौगिक है, O3 क्या है, यौगिक है, लेकिन आपको भी पता है ना, आपको भी पता होगा यहां पर ये जो O3 है, ये जो O3 है, इसके अंदर सारे के सारे परमाणु क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास ये जो O3 है, जो ये ओजोन है, ये ओजोन अणु भी हो सकती है और ये मेरे पास क्या हो सकती है, ये मेरे पास यौगिक भी हो सकती है। अब मैं आपको इसकी दूसरी परिभाषा बताता हूं, अब मैं आपको इसकी दूसरी परिभाषा बताता हूं, याद लगा करके। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, मैं इसको आपको दूसरी परिभाषा बता रहा हूं, हो सकता है आपको चीजें समझ आई होगी, हो सकता है आपको नहीं आई होगी, मैं आपको दूसरी परिभाषा बता रहा हूं। दूसरी परिभाषा से आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट सुलझ जाएगा, आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल से चीजें टच करवाऊंगा। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जिसमें परमाणुओं का रासायनिक संगठन, जिसमें परमाणुओं का रासायनिक संगठन, उनकी आपसी क्रियाएं, उनकी आपसी क्रियाएं एवं आपसी क्रियाएं एवं रासायनिक संरचना का, रासायनिक संरचना का अध्ययन, रासायनिक संरचना का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। तो मैंने आपको बताया कि ये परमाणु और परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो अपन ने ये बोल दिया। अब देखो इसमें क्या कहा गया, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें परमाणुओं का रासायनिक संगठन। अब देखो ये परमाणु है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, कहने का मतलब मैं आपको इसको यूं समझाऊं, सपोज करना कि मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, इसको आप यूं समझिएगा, मेरे पास क्या एक हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है साथियों, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब आपको पता होगा कि इस हाइड्रोजन का रासायनिक संगठन क्या होता है, कहने का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, वो अपन देखेंगे इस हाइड्रोजन के अंदर। अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन के अंदर अपन दूसरा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इस हाइड्रोजन के अपन दूसरा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये आपस में क्या करने लग जाएगा, इनमें आपसी क्रियाएं हो जाएगी, इनमें आपसी क्या हो जाएगी, क्रियाएं हो जाएगी, और ये आपसी क्रियाएं करके किसका निर्माण करेंगे, ये H2 का निर्माण करेंगे। किसका मतलब मेरे पास क्या बन गया, अणु बन गया। ये किसका निर्माण करेंगे बताओ, मैंने क्या बताया, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें परमाणुओं का रासायनिक संगठन, इसका मतलब जो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन,
हीलियम, मतलब नियोन, आर्गन, पोटेशियम, जितने भी परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का रासायनिक संगठन क्या होता है? कहने का मतलब इनकी बनावट कैसी होती है, इसका सूत्र कैसा होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये सब बातें मैंने देख ली। फिर मैं क्या करूंगा, इन हाइड्रोजन को, मतलब इस हाइड्रोजन के पास अगर कोई और परमाणु लाऊंगा तो ये आपस में क्या करने लग जाएगा, क्रिया करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा बताओ? क्रिया करने लग जाएगा। और आपको पता होगा कि इनकी कोई ना कोई संरचना भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम की संरचना अलग होती है, हाइड्रोजन की संरचना अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस रूप में होता है, वैसे सोडियम ठोस रूप में होता है। तो इनकी संरचना भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उनकी संरचना का अध्ययन, ये सारी की सारी बातें जब अपन उसका अध्ययन करते हैं, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। सपोज करना मेरे पास क्या है, मेरे पास है हाइड्रोजन और मेरे पास है हाइड्रोजन और मैं इसमें मिलाता हूं ऑक्सीजन, क्या बनेगा मेरे पास? H2 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया? यौगिक बन गया। क्या बन गया मेरे पास? यौगिक बन गया। अब एक बार गौर करना, एक बार आप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब इसकी और इसकी संरचना अलग अलग होगी, तो हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की संरचना कितनी होती है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ये सब जब अपन पढ़ेंगे, और इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये कहूंगा साथियों कि मेरी तरफ से जो ये परिचय वाला चैप्टर था, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब हमने इसे 2 स्लाइड के अंदर, ये पहली स्लाइड थी, इस पहली स्लाइड के अंदर अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो अपने पास इसके अंदर 1 नंबर का चैप्टर क्या है? एक नंबर का चैप्टर अपने पास क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एक नंबर का चैप्टर अपने पास साथियों क्या है? एक नंबर का चैप्टर अपने पास है परिचय। क्या है साथियों? अपने पास है परिचय। जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब 1 नंबर का चैप्टर अपने पास क्या आ गया? एक नंबर का चैप्टर अपने पास क्या है? परिचय है। 1 नंबर का चैप्टर अपने पास क्या है? परिचय। अब देखना, मैंने आपको 1 नंबर का चैप्टर करवा दिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं? आगे चलते हैं। अब अपन और चीजें पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, मैं आपको कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा कि मैं जहां पर भी, जिस भी स्टूडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, वहां पर आज मतलब काफी दिनों से कमेंट के लिए कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। और जहां पहले स्टूडियो था वहां पर बगल में एक मकान बन रहा है, तो वहां पर शोरगुल ज़्यादा होता है और उसी को देखते हुए हमारी क्लासें शिफ्ट कर दी जाती है इधर दूसरे स्टूडियो में। और दूसरे स्टूडियो में कमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास उपकरण नहीं है और हम आपके उपकरण हम आपकी कमेंटों को पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज़ों को समझ रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। देखिएगा बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम टीचर से जुड़ नहीं पा रहे। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मुझे पता है कि जो पहली बार पढ़ता है उसके सामने कई समस्याएं आती है, उनको लाइव कोर्स
का मतलब यही होता है कि वो टीचर से कमेंट के माध्यम से रूबरू हो पाए, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से हम आपकी कमेंट को नहीं पढ़ पाते हैं, बस यही कारण है। अब देखो मैं आपको 2 नंबर का चैप्टर पढ़ाता हूँ। 2 नंबर का चैप्टर अपने पास क्या है, 2 नंबर का चैप्टर अपने पास है जिसको अपन देखो, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसी परिचय वाले चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। अपन रसायन विज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। अब रसायन विज्ञान के वर्गीकरण में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 1 नंबर पे आता है भौतिक रसायन विज्ञान। एक नंबर पे मेरे पास है भौतिक रसायन विज्ञान। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर पे मेरे पास क्या है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। 2 नंबर पे अपने पास क्या है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर पे मेरे पास क्या है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। 3 नंबर पे अपने पास क्या है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कहने का मतलब ये है मेरे पास, ये जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान 3 भागों में डिवाइड होती है। ये रसायन विज्ञान 3 भागों में डिवाइड होती है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब मैं अगर बात करूं इसके अंदर अपन फिर क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपन फिर क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक बार आपको बस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अपन क्या पढ़ेंगे, पदार्थ एवं इसकी अवस्था। क्या पढ़ेंगे अपन, पदार्थ एवं इसकी अवस्था। देखो 2 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, तत्व यौगिक एवं मिश्रण। 2 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, तत्व यौगिक एवं मिश्रण। 3 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। 3 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे साथियों, परमाणु संरचना। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा अम्ल, क्षार व लवण। 4 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। देखिएगा अगर मैं इसके अंदर और बात करूं तो इसके अंदर अपने पास होता है भौतिक मैं इसके अंदर बात कर लेता हूँ विविध। अपन कुछ विविध भी इसके अंदर पढ़ लेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बनिक रसायन की, तो कार्बनिक रसायन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, कार्बनिक रसायन में अपन क्या पढ़ेंगे, जिसमें अपन को कार्बन पढ़ना होता है, तो सबसे पहला तो टॉपिक यही है, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपरूप। अगर मैं और बात करूं कार्बन के अपरूप के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो इसके अंदर भी कुछ चीजें अगर बच जाएगी तो वो अपन कहाँ पढ़ लेंगे, वो अपन पढ़ लेंगे विविध में। कहाँ पढ़ लेंगे, विविध में। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, किसके अंदर, अगर मैं बात करूं किसके अंदर, अगर मैं बात करूं अकार्बनिक रसायन के अंदर, अकार्बनिक रसायन में अपन क्या पढ़ेंगे, तो अकार्बनिक रसायन में अपन क्या पढ़ेंगे,
तत्वों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे अपन? तत्वों का वर्गीकरण। अगर मैं और बात करूं तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? धातु एवं इसके यौगिक। धातु एवं इसके यौगिक। इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? अधातु एवं इसके यौगिक। अधातु एवं इसके यौगिक। अगर मैं और बात करूं इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अपन पढ़ लेंगे मिश्र धातु। इसके अपन क्या पढ़ लेंगे? मिश्र धातु। इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे धातु अयस्क। क्या पढ़ेंगे? धातु अयस्क। अब देखो उसके अलावा भी जो कुछ बच जाएगा उसको अपन क्या पढ़ लेंगे? उसको अपन विविध में पढ़ लेंगे। तो ये अपने पास रसायन विज्ञान का वर्गीकरण है। मैं अगर आपको एग्जाम दृष्टि के लिहाज से बताऊं, एग्जाम दृष्टि के लिहाज से बताऊं तो ये बातें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अपन चीजें पढ़ते हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब चलो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब मैं आपको एक नंबर का चैप्टर बताता हूं। एक नंबर का टॉपिक है पदार्थ एवं इसकी अवस्था। पदार्थ एवं इसकी अवस्था। अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर एंड इट्स स्टेट्स। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा पदार्थ एवं इसकी अवस्था। 2 नंबर का चैप्टर मेरे पास क्या है? पदार्थ एवं इसकी अवस्था। अब देखना, अब अपन चीजें शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाम पदार्थ। तो हमें पता होना चाहिए कि ये पदार्थ क्या है। हमें पता होना चाहिए कि ये पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पदार्थ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस पदार्थ की, ये मैटर क्या है, ये मेरे पास मैटर अगर क्या है, तो इस मैटर की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, गौर करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में चीजों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता हो। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पदार्थ क्या होता है। सपोज करिएगा ये वस्तु आपको दिखाई दे रही होगी, ये वस्तु आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। ये आपको माइक दिख रहा होगा, ये माइक भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। अगर मैं बात करूं, आपको पीछे डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। अब देखो ये जो नाम है, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, माइक, मेरा आपको चेहरा दिख रहा होगा, मतलब इनको नाम तो कौन देता है? इनको नाम मानव देता है। इनको नाम कौन देता है? मानव देता है। इसका मतलब ये अपन को नाम दिए हुए हैं, जबकि वास्तव में ये क्या है? पदार्थ है। तो मैं एक सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं
कि पदार्थ वो होता है जिनको हम हमारी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जिन्हें हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। या फिर मैं इसको यूं कहूं, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि पदार्थ वो होता है जिसको हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये परिभाषा मैंने क्यों मॉडिफाई करी है? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि पदार्थ वो चीज होता है जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर क्या वायु को हम देख सकते हैं क्या? फिर मैं भी कहूंगा कि हाँ, वायु को अपन नहीं देख सकते, लेकिन वायु को अपन देख तो नहीं सकते, फिर भी वायु क्या है? फिर भी वायु क्या है? पदार्थ है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वायु पदार्थ है, लेकिन वायु को अपन देख नहीं सकते हैं। वायु को केवल और केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। वायु गर्म है या वायु ठंडी है, हवाएं ठंडी चल रही है या हवाएं गर्म चल रही है, ये हमें हमारी त्वचा के द्वारा महसूस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वायु को या हवा को अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर भी वो क्या है? पदार्थ है। तो मैं एक परिभाषा लिखूंगा, उस परिभाषा से आपकी पूरी समीकरण सुलझ जाएगी। पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। पदार्थ को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, ये आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं 2 नंबर के पॉइंट की, तो 2 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, समझने की कोशिश करना है बराबर। देखो 2 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। 2 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि ये एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है, ये एक प्रकार की वस्तु है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये वस्तु है तो ये वस्तु इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई स्थान भी घेरती है। ये अगर वस्तु है, ये अगर वास्तव में कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई स्थान भी घेरता है। इसका मतलब ये अपने आप में, ये कहने का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई इस ब्रह्मांड में स्थान भी है। आप कहीं भी रखोगे ये स्पेस तो घेरेगा ही ना, ये अपना स्थान तो घेरेगा ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि स्थान ही नहीं घेरेगा, ये स्थान भी घेरता है। इसका मतलब पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न और आएगा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न फिर आएगा कि क्या सर वायु स्थान घेरती है? तो मैं कहूंगा वायु बिल्कुल स्थान घेरती है। हो सकता है आपको अंदाजा ना लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वायु वास्तव में स्थान घेरती है। कैसे घेरती है? मुझे एक चीज बताइएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि गुब्बारा पिचका हुआ रहता है, गुब्बारा पिचका हुआ रहता है। या फिर मैं यूं कहूं आपको, जो टायर होते हैं, टायरों में जो ट्यूब होती है वो ट्यूब पिचकी भी रहती है। ट्यूब क्या होती है? पिचकी भी रहती है। जैसे ही इसके अंदर अपन हवा भरते हैं, आपको पता होगा वो हवा का प्रसार होता है और वो फैल जाता है। इसका मतलब स्थान तो घेर रहा है ना। इसका मतलब वायु भी स्थान घेरती है और कोई और भी पदार्थ है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्थान घेरते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं, पदार्थ ब्रह्मांड में स्थान घेरता है। पदार्थ ब्रह्मांड में क्या करता है? पदार्थ ब्रह्मांड में स्थान घेरता है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं, एक बार समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये एक वस्तु है, ये एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, क्या इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है क्या?
क्या इसका कोई भी भार नहीं है क्या? आप कहोगे हाँ सर, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको कि इसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होता है। इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास मार्कर है, ये मेरे पास जो पेन है, ये इस यूनिवर्स के अंदर स्थान भी घेरता है। ये हमारी आंखों के द्वारा देखा भी जा सकता है और इसका कोई ना कोई वजन भी है। तो मैं यूं कह सकता हूं, 3 नंबर का पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का पॉइंट क्या है? 3 नंबर का पॉइंट मेरे पास ये है, पदार्थ का कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होता है। पदार्थ का कोई ना कोई निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पदार्थ का कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होता है। पदार्थ का कोई ना कोई क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान होता है। अब उम्मीद करता हूं साथियों ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको पदार्थ की अवस्था का चैप्टर चालू किया था और पदार्थ की अवस्था में अगर अपन को यही नहीं पता है कि पदार्थ क्या होता है तो हम इसकी अवस्थाएं क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो एक बार गौर करना, मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं इसकी अवस्था। अगर मैं बात करूं, पदार्थ 3 प्रकार से अपन कैटेगराइज करते हैं। पदार्थ को हम लोग 3 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं पहली बात करूं तो ये जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मैं ज्ञानेंद्रियों क्यों कह रहा हूं, मैं यहां पर अपनी आंखें भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर मैं आंखें कहूंगा तो आपको वायु का एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा, क्योंकि त्वचा एक प्रकार की क्या है? ज्ञानेंद्रिय है और वायु को अपन महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? पदार्थ ब्रह्मांड में क्या घेरता है? पदार्थ ब्रह्मांड में स्थान घेरता है। पदार्थ ब्रह्मांड में क्या करता है? पदार्थ ब्रह्मांड में स्थान घेरता है। तीसरा क्या है? पदार्थ का कोई न कोई निश्चित द्रव्यमान होता है। इसका मतलब उसका द्रव्यमान तो होता ही होता है, बिना द्रव्यमान के अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। अब कईयों के दिमाग में फिर एक प्रश्न उठेगा कि क्या सच में वायु में कोई द्रव्यमान होता है? आप कहोगे सर वायु में तो कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मेरे होनहारों, मेरे रसगुल्लों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो द्रव्यमान होता है ना, ये द्रव्यमान वायु में भी होता है। और वो कैसे होता है, एक बार दिमाग लगाइए आप। मुझे एक चीज बताओ, आप अगर मान लो कि आपने उस वायु को गुब्बारे में भरा, आपने उस वायु को टायर में भरा, तो क्या उसका वजन नहीं बढ़ जाएगा? क्या उसका वजन नहीं बढ़ जाएगा? क्या उस टायर का, उस ट्यूब का, उस गुब्बारे का वजन बढ़ जाता है? और वो वजन आपने क्या डाला था उसकी वजह से तो बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने गुब्बारे में वायु डाली है तो वायु के कारण उस गुब्बारे का वजन बढ़ गया, तो अपन यह कह सकते हैं कि वायु में भी द्रव्यमान होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये पॉइंट किसके बारे में अपन को दर्शा रहे हैं? ये अपन को यह बता रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरता हो, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो हमारी आंखों के द्वारा या हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता हो। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को ये पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। अब अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे अपन? पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे साथियों? पदार्थ की अवस्थाएं। अब मेरे पास अगला पॉइंट क्या है? पदार्थ की अवस्था। अगला पॉइंट मेरे पास साथियों क्या है? पदार्थ की अवस्था। अब आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। देखो, पदार्थ की अवस्थाएं अगर मैं बात करूं तो 2 ही प्रकार की होती है। पदार्थ की अवस्थाएं साथियों कितने प्रकार की होती है? केवल और केवल 2 प्रकार की होती है। पहला मेरे पास है भौतिक अवस्था के आधार पर।
देखिए साथियों, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला मेरे पास क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला मेरे पास है भौतिक अवस्था के आधार पर। अगर मैं दूसरी बात करूं पदार्थ की अवस्थाओं में, तो दूसरा प्रकार है मेरे पास रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर मैं बात करूं, रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर मैं बात करूं भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं रासायनिक अवस्था के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं किसके आधार पर, अगर मैं बात करूं साथियों भौतिक अवस्था के आधार पर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसके जो प्रकार है उसमें पहला नंबर का है ठोस। उसमें पहला नंबर का साथियों क्या है, ठोस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब मुझे पता है कईयों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर आपने ये वर्गीकरण कैसे कर दिया। देखिए, अगर अपन को चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी है, अगर हमें अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको चीजें इसी प्रकार से पढ़नी पड़ेगी। देखिएगा, मुझे पता है आपको पढ़ने में कष्ट होगा, क्योंकि अच्छी चीजें, अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी से अपन को समझ में नहीं आते हैं, वो वक्त मांगते हैं। और ये भी अच्छी चीजें हैं, ये आपका वक्त जाया करेंगे और आपको एक अच्छा नॉलेज देकर के जाएंगे। अगर आपको नॉलेज लेना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आराम से, आपको बार बार दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। आपको अगर यहाँ से पढ़ लिया डाटा, तो आपको मैं कह रहा हूं आप चुटकियों के अंदर पेपर को थर्रा थर्रा कर दोगे, ये मेरा आपसे विश्वास है। देखिएगा, एक नंबर पे मेरे पास क्या है, सॉलिड। दो नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, द्रव। दो नंबर पे मेरे पास क्या है, द्रव। अगर मैं तीन नंबर की बात करूं तो तीन नंबर का मेरे पास क्या है, तीन नंबर की अवस्था का नाम क्या है साथियों, गैस। तीन नंबर की अवस्था का नाम साथियों क्या है, गैस। अगर मैं बात करूं चार नंबर की अवस्था कौन सी है, अगर मैं बात करूं चार नंबर की अवस्था मेरे पास कौन सी है, प्लाज्मा। चार नंबर की अवस्था मेरे पास साथियों क्या है, प्लाज्मा। चार नंबर की अवस्था मेरे पास साथियों क्या है, प्लाज्मा। अगर मैं बात करूं मेरे पास पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो मेरे पास पांचवी अवस्था का नाम साथियों क्या है, वो गौर करना आप। पांचवी अवस्था का मेरे पास नाम है बी ई सी। अब ये बीईसी क्या होती है, बीईसी को अपन बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं कि रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहले नंबर का है तत्व। पहले नंबर का क्या है, तत्व। पहले नंबर का मेरे पास क्या है साथियों, तत्व है। अगर मैं बात करूं ये तत्व कितने भागों में डिवाइड होता है, तो ये जो तत्व है मेरे पास, ये तत्व है तीन भागों में डिवाइड होता है। अगर मैं इस तत्व की बात करूं तो ये तत्व मेरे पास तीन भागों में डिवाइड होता है। पहले नंबर का है धात्विक तत्व। पहले नंबर का मेरे पास है धात्विक तत्व। अगर मैं दो नंबर की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा अधात्विक तत्व। दो नंबर का मेरे पास साथियों क्या हो जाएगा, अधात्विक तत्व। अगर मैं तीन नंबर की बात करूं इसी के अंदर, अगर मैं तीन नंबर की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा उपधातु तत्व। तीन नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा साथियों, उपधातु तत्व। तीन नंबर पे साथियों मेरे पास क्या हो जाएगा, उपधातु तत्व। अब देखो, मैं अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मेरे पास दो नंबर पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास दो नंबर पे क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे पास दो नंबर पे क्या हो जाएगा, यौगिक। और इस यौगिक को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कंपाउंड बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों आपको बताना है ये यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कार्बनिक यौगिक। पहला कौन सा है साथियों? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा मेरे पास कौन सा है साथियों? अकार्बनिक यौगिक। दूसरा अपने पास साथियों क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अब देखो मैं आपको 3 नंबर पे बताता हूं कि 3 नंबर पे अपने पास प्रकार का नाम क्या है। 3 नंबर के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो 3 नंबर का प्रकार अपने पास साथियों क्या है? 3 नंबर का मेरे पास है मिश्रण। 3 नंबर का साथियों मेरे पास क्या है? मिश्रण, जिसको अपन मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जिसको अपन मिक्सचर बोलते हैं। और ये मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? ये मिक्सचर भी 2 प्रकार का होता है। ये मिक्सचर भी कितने प्रकार का होता है साथियों? ये मिक्सचर भी 2 ही प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? समांगी मिश्रण। पहला मेरे पास है समांगी मिश्रण और दूसरा मेरे पास है विषमांगी मिश्रण। दूसरा मेरे पास साथियों कौन सा है? विषमांगी मिश्रण है। अब देखो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लासिफिकेशन, ये पदार्थ की अवस्थाएं आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि पदार्थ की अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है? इन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर, तो 1 नंबर पे मेरे पास क्या है? सॉलिड है। 2 नंबर पे मेरे पास क्या है? द्रव है। 3 नंबर पे मेरे पास क्या है? गैस है। 4 नंबर पे मेरे पास क्या है? प्लाज्मा है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो मेरे पास क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अगर मैं 5 नंबर पे अगर मैं रासायनिक अवस्था के आधार पर बात करूं तो 1 नंबर में मेरे पास तत्व है। ये तत्व 3 भागों में डिवाइड होते हैं, धात्विक, अधात्विक और उपधातु। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास 2 नंबर पे है यौगिक। ये फिर बढ़ता है कार्बनिक और अकार्बनिक में। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो मेरे पास है मिश्रण, और मिश्रण 2 भागों में बढ़ता है, समांगी और विषमांगी। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन बारी बारी से इनको उठाते हैं और चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो अपन आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, इसको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना कि ये क्या होता है। अब एक बार गौर करना साथियों, ये मेरे पास देखो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ 1 नंबर पे लिख देता हूँ गुण। 1 नंबर पे यहाँ क्या लिख देता हूँ? गुण लिख देता हूँ। 1 नंबर पे यहाँ पे लिख देता हूँ गुण। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ठोस। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? ठोस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? द्रव। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? गैस। अब अपन को पता करना है कि ठोस क्या होता है, अपन को पता करना है ये द्रव क्या होता है, अपन को पता करना है ये गैस क्या होता है। गौर करिएगा, अगर मैं इसको बांटू इस प्रकार से तो आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी। आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपकी नजरें, आपकी जो ये नजरें हैं केवल और केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए, केवल और केवल स्क्रीन पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप अगर ये 10 और 15 मिनट अगर आपकी नजरों को एक जगह कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी ठोस, द्रव और गैस में किसी भी परिस्थितियों में प्रश्न आ जाए
आपका गलत नहीं होगा, कतई गलत नहीं होगा, चाहे कतई जहर बरसन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। बस आपकी नजरें केवल बोर्ड पर होनी चाहिए। देखिए साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठोस की बनावट कैसी होती है, द्रव की बनावट कैसी होती है, गैस की बनावट कैसी होती है, तो आप भी जानते होंगे कि जो मेरे हाथ पे ये जो पदार्थ है ये ठोस है। ये हाथ में मेरे पास क्या पदार्थ है, ये क्या है, ठोस है। अगर मैं बात करूं इसके बोतल के अंदर, आपने देखा होगा कि इस बोतल में ये जो मेरे पास पदार्थ है ये क्या है, द्रव है। ये क्या है, द्रव है। अगर मैं बात करूं कि जिस कमरे में अपन बैठे हैं इस कमरे में वायु विद्यमान है, तो वायु क्या हो गई, गैस हो गई। अब एक बार गौर करना, आप एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूं इस ठोसों की, अगर मैं बात करूं इन ठोसों की, तो ठोसों के जो अवयवी कण हैं, मतलब इनके जो अवयवी कण हैं वो एकदम पास पास में होते हैं। वो क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक बार गौर करना आप। पहले अपन एक बार इसकी बनावट देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनकी बनावट कैसी होती है, तो इनकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी बनावट क्या होती है बताओ, इस प्रकार से होती है। कहने का मतलब जो ठोस के जो अवयवी कण हैं वो एकदम से पास पास में होते हैं, उनके अवयवी कणों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता, एकदम पास पास में होते हैं। अगर मैं बात करूं इसी बात को, अगर मैं बात करूं द्रव के अंदर, अगर मैं बात करूं द्रव के अंदर, तो द्रव में क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। इनके बीच में थोड़ा सा क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। इनके बीच में थोड़ा सा क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। अब आपको दिख रहा होगा ये तो मेरे पास था ठोस, ये मेरे पास क्या है, द्रव। अब मैं अगर बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, गैस की, तो गैसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होते हैं, ठोसों के अवयवी कणों की जो ज्यामिति होती है, जो उसका फॉर्मेटिंग होती है, जो वहां पे जो उनके अवयवी कण होते हैं उनकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, वो अव्यवस्थित होते हैं। उनके गैसों के अवयवी कण क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। जबकि ठोसों के अंदर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा व्यवस्थित होते हैं कण। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसमें भी उतने अच्छे व्यवस्थित नहीं होते। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की, तो आपने देखा होगा इसकी संरचना में इसके अवयवी कण क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। द्रवों में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैसों में क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट क्या मेरे पास, अंतराणविक दूरी। पहला पॉइंट है मेरे पास अंतराणविक दूरी। अंतराणविक दूरी का मतलब क्या होता है, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। अब एक बार गौर करिएगा आप, अगर मैं इन दो कणों के बीच की बात करूं, अगर मैं इन दो कणों के बीच की बात करूं, तो इन दो कणों के बीच में जो स्थान है, इन कणों के बीच में जो स्थान है वो स्थान क्या है बताओ साथियों, एकदम से कम है। इसका मतलब इनकी मैं अगर बात कर रहा हूं, तो इनके बीच के बीच में जो ये अवयवी कण है, इनके बीच में जो ये स्थान है, ये जो स्थान है, ये स्थान क्या है बताओ, कम है। इनके अवयवी कणों के बीच में ये स्थान क्या होता है बताओ, कम होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे अवयवी कणों के बीच में स्थान क्या है बताओ, ज्यादा है। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहाँ पे अंतराणविक दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर अंतराणविक दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो यहाँ पर अंतराणविक दूरी कम है और यहाँ पर अंतराणविक दूरी क्या है, ज्यादा है। अगर मैं गैसों की बात करूं, तो गैसों में अंतराणविक दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये लिखूंगा कि इसमें अंतराणविक दूरी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अंतराणविक दूरी क्या होती है बताओ, सबसे ज्यादा होती है। अब साथियों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, जिसके बीच में अंतराणविक दूरी जितनी कम होती है, जिन भी अवयवी कणों के बीच की अंतराणविक दूरी जितनी ज्यादा होती है या फिर जितनी कम होती है, ज्यादा की अलग है और कम की अलग है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिनके अवयवी कणों के बीच में स्पेस अगर कम है, तो उसका आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण जितने पास पास में होंगे, इनके बीच में प्यार मोहब्बत की बातें उतनी ही ज्यादा होगी। प्यार मोहब्बत की बातों का मतलब क्या होता है? उन अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये इतने पास पास में हैं। इसके पास पास आने का कारण क्या है? इसके पास पास होने का कारण यही है क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। अब आप इस कहानी को यूं समझिएगा कि एक तो ए है, एक तो ए है और एक इसकी प्रेमिका है बी। देखिएगा, एक तो है ए और एक है बी। अब आप इसको यूं समझिएगा, ये ए है, इसकी प्रेमिका का नाम क्या है? बी है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, इन दोनों की नजदीकियां बहुत अच्छी है। मतलब कहने का मतलब इनमें बहुत अच्छा संबंध है और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे से क्लोज है। मतलब इनका जो रिश्ता है वो एकदम से घनिष्ठ है, एकदम क्लोज है। और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत कम है, मतलब इनमें दूरियां हैं ही नहीं। उनके अंदर नजदीकियां बहुत अच्छी है, मतलब ये बहुत अच्छे नजदीक है। अब एक बार इसको यूं समझिएगा, आप एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं कि सपोज करना कि ये मेरे पास एक पात्र है, ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में क्या रखा हुआ है? इस पात्र में बर्फ रखी हुई है। इस पात्र में क्या रखी हुई है साथियों? इस पात्र में बर्फ रखी हुई है। और मैं इस पात्र को क्या करता हूं? गर्म करता हूं। इस पात्र को मैं क्या करता हूं साथियों? इस पात्र को मैं गर्म करता हूं, इसके द्वारा, बर्नर के द्वारा। इस पात्र को मैं क्या करता हूं? गर्म करता हूं। एक बार समझने की कोशिश करना। एक बार आपने देखा होगा कि बर्फ किस अवस्था में होती है? आपने देखा होगा कि बर्फ ठोस अवस्था में होती है। अब एक बार गौर करना कि अगर मैं इस ठोस को गर्म करूंगा, अगर मैं इस बर्फ को गर्म करूंगा तो आपको पता होगा कि इनके बीच में जो अवयवी कण थे, इनके बीच में जो अवयवी कण थे, उनके बीच की बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी। उनके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? टूटने लग जाएगी और वो बर्फ पानी में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ठोसों को गर्म करूंगा, अगर मैं ठोसों को गर्म करूंगा तो इनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इनका आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? इनके बीच में दूरियां आ जाएगी। इनके बीच में क्या आ जाएगी? दूरियां आ जाएगी। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। आप यूं समझिएगा कि दो आदमी रहते हैं या फिर एक प्रेमी है और इसका प्रेमिका है, दोनों एक ही है। और जब क्या होता है, जब ये दोनों किसी रिश्ते में होते हैं तो इनके बीच में दूरियां बहुत कम होती है, आकर्षण बल क्या होता है? उतनी ही ज्यादा होती है। और जितना कम दूरी होती है, प्यार मोहब्बत की बातें, आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होता है। अब देखो होता क्या है, एक तीसरा आदमी आता है, एक तीसरा आदमी आता है और वो क्या करता है? बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि इनके बीच में दूरियां इतनी कम कैसे हैं, मतलब इनमें नजदीकियां इतनी ज्यादा कैसे है, मतलब इनमें प्यार मोहब्बत की बातें इतनी ज्यादा होती क्यों है, इनमें आकर्षण इतना ज्यादा क्यों है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये तीसरा आदमी आएगा, कोई सी, ये तीसरा आदमी आएगा और इनके बीच में क्या पैदा करेगा? इनके बीच में एक गलत फहमी पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा साथियों? इनके बीच में गलत फहमी पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा साथियों? गलत फहमी पैदा करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ए है, ये ए और ये क्या है? बी है। यूं मानिएगा ये इसकी प्रेमिका है और ये क्या है? प्रेमी है। अब देखो तीसरा आदमी आएगा, वो इसको भड़काएगा। वो क्या करेगा? इसको भड़काएगा। या फिर क्या करेगा? इस प्रेमिका को भड़काएगा कि वो ए तो ऐसा ही है, उसके साथ तो क्यों रहता है? ना तो वो कोई काम का है, ना कोई पढ़ाई करता है, ना कोई इसको समाज में कोई इज्जत देते हैं। कहने का मतलब तमाम प्रकार की अफवाहें मार्केट में फैला देगा उसके प्रति। अब होता क्या है, होता क्या है, अगर मान लो इसको भड़काया जा रहा है, अगर मान लो कि इसको भड़काया जा रहा है इसके प्रति, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूरी बनाने लग जाएगा। ये अपनी प्रेमिका से दूरी बनाने लग जाएगा। तो आप यूं समझिएगा इनका आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अब आकर्षण बल कमजोर क्यों हुआ था? आकर्षण बल कमजोर क्यों हुआ था, इसके ऊपर फोकस करिएगा। क्योंकि एक तीसरे आदमी के द्वारा, एक तीसरे आदमी के द्वारा उनको भड़काया जा रहा था, एक तीसरे आदमी के द्वारा उनको भड़काया जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही किसी रिश्ते में एक दूसरे को भड़काया जाता है, एक दूसरे को भड़काया जाता है, तो होता क्या है वास्तव में? उनके बीच की दूरियां या फिर उनका जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाता है। जो कमजोर हो जाता है वो ऐसे दूर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? वो दूर होने लग जाएंगे। इसका मतलब आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और उनके बीच की दूरियां बढ़ जाएगी। अब देखो होता क्या है, अभी भी क्या होती है, उनकी रोज मुलाकातें, रोज तो बातें नहीं हो पाती है, लेकिन
कभी कभी 5-7 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, महीने भर से हो जाती है, लेकिन अभी भी वो इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। एकदम से वो टूटे नहीं है, उनका रिश्ता एकदम से टूटा नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो ये आदमी है, इस आदमी को अभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपनी आग को या फिर जो भड़काने वाले काम को अभी भी जारी रखेगा, और वो क्या करेगा, इनको भड़काएगा। इनको क्या करेगा, भड़काएगा। भड़काने से क्या होता है, अब इनके बीच की दूरियां और बढ़ेगी, मतलब उनके बीच में गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, उनको ऐसी झूठी झूठी बातों से उनको भड़काया जाएगा। एक मार्केट में खबर फैलाई जाएगी कि वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, आप उसके साथ क्यों रहते हो, वो इस प्रकार से काम करता है। कहने का मतलब यूं समझिएगा आप, अगर मान लो कि इनको भड़काने का काम और जारी रहा, तो अब इनके बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इनके बीच की दूरियां क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, इनके बीच में एकदम से लड़ाइयां हो जाएगी। इनके बीच में एकदम से लड़ाइयां हो जाएगी। इनके बीच में एकदम से क्या हो जाएगी, लड़ाइयां हो जाएगी। मतलब बी और ए एकदम से सेपरेट हो जाएंगे। ये आदमी इसको ब्लॉक कर देगा, और वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या होते हैं, ये ब्लॉक वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, और वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। अब देखो, एक टाइम ऐसा आता है कि ये पंछी बन के उड़ जाती कहीं और ये क्या करता है, पक्षी बन के उड़ जाता है कहीं और। इसका मतलब ये अपना अपना बसेरा कहीं और देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब ये उड़ जाते हैं, ये कहीं और चले जाते हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। उनमें आकर्षण बल बचेगा ही नहीं। तो यूं समझिएगा आप, अगर दूरी जितनी ज्यादा होगी, आकर्षण बल उतना ही कम होगा। अब यहां देखिए आप, अब आप अगर इस बर्नर को गर्म करोगे, तो आपको पता होगा कि ये जो बर्फ है, ये बर्फ किस में बदल जाएगी, ये बर्फ पानी में बदल जाएगी। ये बर्फ किस में बदल जाएगी साथियों, ये बर्फ पानी में बदल जाएगी। अब देखो, होता क्या है, होता यूं है कि कुछ समय के बाद अगर आपने आग लगाने का काम अभी भी जारी रखा, तो क्या होता है, पहले ये बर्फ पानी में बदलती है, फिर इसकी क्या होती है बताओ, फिर इसकी वाष्प बनना शुरू होती है। फिर इसकी क्या होती है बताओ, वाष्प बनना शुरू होती है। वाष्प का मतलब क्या हुआ, वाष्प का मतलब हुआ कि वो क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। देखिएगा, पहले क्या थी, वो ठोस थी, फिर क्या बनी, द्रव, फिर क्या बनी, वो गैस बनी। और आपको पता है कि गैसों के क्या होता है, गैसों में उड़ने का गुण होता है, और गैसों के बीच में अंतराणु दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो, मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं कि इन चीजों को अपने समझा है, तो उनको अपन को लिखना कहते हैं। इनको अपन को लिखना कैसे है, तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं, इनके बीच में अंतराण्विक बल क्या होगा, इनमें अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर मैं यहां बात करूं, तो इनका अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, कम। अगर मैं यहां बात करूं, तो इनमें अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, सबसे कम। इनमें अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा बताओ साथियों, सबसे कम हो जाएगा। इनमें अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा साथियों, सबसे कम हो जाएगा। अब मैं आपको और आगे बताता हूं। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, अगला पॉइंट मेरे पास ये है कि ठोसों का आकार कैसा होता है। ठोसों का आकार कैसा होता है, अगर आप देखोगे, तो जो ठोसों का आकार होता है, वो ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिएगा मेरे हाथ में ये पदार्थ है, मेरे हाथ में क्या है, पदार्थ है। अगर मान लो इस मार्कर को मैं फेंक देता हूं, अगर मैं इस मार्कर को फेंक देता हूं, तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन गौर करिएगा कि सपोज करो कि मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है, मेरे हाथ में ये पानी की क्या है, बोतल है। अगर मैं इस पानी की बोतल को, अगर मैं इस पानी की बोतल में पानी को नीचे गिरा दूंगा, तो आपको पता होगा अभी पानी का आकार इस बोतल के आकार का है। अगर मैं इसको नीचे फर्श के ऊपर गिरा दूंगा, तो ये पानी किसका आकार ले लेगा, ये फर्श का आकार ले लेगा। इसका मतलब क्या होता है, पानी का आकार निश्चित नहीं होता है। देखिएगा, अभी एकदम से गोल गोल है, अगर मैंने इसको ऐसे टेढ़े किया, तो देखो इसने कैसा आकार ले लिया, इस प्रकार से आकार ले लिया। कहने का मतलब यूं हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आकार क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है साथियों, अनिश्चित होता है। अगर मैं बात करूं, गैसों में भी क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित ही होता है। गैसों का भी आकार क्या होता है साथियों, अनिश्चित ही होता है। गैसों का आकार भी साथियों क्या होता है, अनिश्चित ही होता है।
अब देखो साथियों, मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर मैं बात करता हूँ इसके आयतन की, अगर मैं बात करता हूँ इसके आयतन की, तो इसके आयतन को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की, तो इसका आयतन अपने पास क्या है, इसके आयतन की अगर मैं बात करूं, देखो आयतन को अपन को कैसे समझना है। हमेशा जो ये आयतन होता है ना, हमेशा आयतन 3D फिगर में निकलता है, कभी भी 2D फिगर का आयतन नहीं निकलता है। आप इसको यूं समझिएगा। मुझे एक चीज बताइएगा, क्या वर्त का आयतन निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि वर्त में केवल क्षेत्रफल निकल सकता है, परिमाप निकल सकता है, उसकी तिर्यक रेखा निकल सकती है, और कुछ नहीं निकल सकता। मतलब यूं समझिएगा आप, कभी भी 2D फिगर के अंदर नहीं निकलता है आयतन। अब आपको पता होगा, ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, आपको इसको 3D डायग्राम दिख रहा होगा, ये 3D होता है, तो इसका आयतन होता है, इसका ये आयतन होता है। कि कहने का मतलब ये जो मटेरियल लगा है, ये इसका कितना आयतन लगा है, कितना लगा है, ये अपन को बता देगा कि इसका आयतन कितना है। कहने का मतलब ये होता है, सपोज करो कि इस मार्कर को मैं फेंक देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन इसके आयतन में कोई कमी आएगी क्या? इसके आयतन में कोई कमी आएगी क्या? इसके आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। सपोज करना, इसको मैं इसे तोड़ देता हूँ, सपोज करना है बार, सपोज करो कि इस मार्कर को या इस पेन को अपन तोड़ देते हैं, लेकिन इसके आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब टूट जाएगा, लेकिन फिर भी इसके आयतन में कमी नहीं आएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अपन को तोड़ना नहीं है, अपन को यूं समझना है कि जो ठोस होते हैं, ठोसों का आयतन बदलता नहीं है, निश्चित होता है। तो ठोसों का आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित। अब एक बार आप दिमाग लगाइए कि द्रव होते हैं, ये जो द्रव होते हैं, द्रव का आयतन क्या होता है, सॉरी हाँ, द्रव का आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, या फिर अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते। गौर करिएगा आप। सपोज करना कि ये जो बोतल है, सपोज करना, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना कि इस बोतल में पानी रखा हुआ है, इस बोतल में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है ना। अब यूं मानिएगा आप, इस बोतल के अंदर अभी 1 लीटर पानी है, इस बोतल में मानिएगा एक बार आप, इस बोतल में 1 लीटर पानी है। अगर मैं मान लो कि इस बोतल के पानी को किसी और पात्र में डाल देता हूँ, इसमें बोतल के पानी को किसी और पात्र में डाल देता हूं, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या ये 1 लीटर का पानी 2 लीटर बन जाएगा क्या? क्या ये 1 लीटर का पानी आधा लीटर बन जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब आप यूं समझिए कि कभी भी द्रव का आयतन बदलता नहीं है, द्रव का आयतन निश्चित ही होता है। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं है। मैंने क्या किया, इस पात्र से दूसरे पात्र में डाल दिया, तो दूसरे पात्र में डालने से कभी भी उसका आयतन बदलता नहीं है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है साथियों, निश्चित होता है। ठोसों का आयतन, सॉरी, ठोसों का आयतन भी निश्चित, और द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित। जबकि गैसों में क्या होता है, सपोज करना एक बार आप, इस बोतल के अंदर इस बार पानी नहीं है, और इस बोतल के अंदर मैंने बहुत सारी गैसें भरी हुई है। इस बोतल के अंदर मैंने ऊपर से ढका हुआ है, इस बोतल के अंदर मैंने क्या भर दी है, इस बोतल के अंदर मैंने गैस भर दी है। अगर मान लेता हूं कि इस बोतल को मैं ढक्कन को खोल करके किसी दूसरे पात्र में डालता हूं, तो आपको पता है कि कुछ गैसें तो क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, कुछ गैसें तो क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, और कुछ गैसें उस पात्र के अंदर आ जाएगी जिस पात्र में अपन ढाल रहे हैं। तो क्या होती है, कुछ ऊपर उड़ जाएगी, कुछ उसके अंदर आ जाती है। तो क्या हुआ कि गैसों का आयतन क्या हो गया, घट गया। तो गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, गैसों का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैसों का आयतन क्या होता है साथियों, अनिश्चित होता है। अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, अपने पास और क्या खास गुण है। अगर मैं बात करूं, एक विशिष्ट गुण होता है किसके अंदर, ठोसों के अंदर विशिष्ट गुण होता है, द्रव के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, और गैसों के अंदर भी एक विशिष्ट गुण होता है। आप यूं समझिएगा, मुझे एक चीज बताइएगा, ये पदार्थ रखा हुआ है, और आप जानते हो ये जो पदार्थ रखा हुआ है, ये जो मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्कर डेफिनेटली क्या है, ठोस अवस्था में है। ये डेफिनेटली क्या है, ठोस अवस्था में। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, क्या ये उड़ सकता है क्या? क्या ये उड़ सकता है क्या? आप इसको ऐसे फेंक तो सकते हो, लेकिन ये कभी भी अपने आप उड़ नहीं सकता है। तो ठोसों में उड़ने का गुण नहीं होता है। अब आप कहोगे कि क्या सर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है क्या? क्या हेलीकॉप्टर ठोस नहीं है क्या? आपको मैं कहूंगा ये बिल्कुल ठोस है, आपकी बातें सही है, लेकिन वो अपने आप कभी नहीं उड़ता है। ठोसों को उड़ाना पड़ता है किसी मैकेनिज्म के द्वारा, अपने आप नहीं उड़ता है। जो चीजें अपने आप उड़ जाती है उनमें उड़ने का गुण होता है। तो इसके अंदर कभी भी ना तो बहने का गुण होता है,
कहने का मतलब ये फ्लो नहीं कर सकता, ये बह नहीं सकता, ये तैर सकता है पानी के अंदर, लेकिन इसमें बहने का गुण नहीं होता है, और ना ही इसके अंदर उड़ने का गुण होता है। तो इसके अंदर कौन सा गुण होता है? इसके अंदर देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये देखो सपोज करो यहाँ पे रखा हुआ, तो इसको मैं इससे सरका सकता हूँ, इसमें केवल सरकने का गुण होता है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा गुण होता है? सरकने का। इसके अंदर कैसा गुण होता है बताओ? सरकने का। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इसके अंदर केवल ये स्लाइड हो सकता है, केवल ये क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है, इसके अंदर स्लाइडिंग का गुण होता है। अगर मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव के अंदर कौन सा गुण होता है? द्रव के अंदर बहने का गुण होता है। द्रव के अंदर साथियों कौन सा गुण होता है? बहने का गुण होता है। अगर मैं बात करूं गैसों की, तो गैसों में कौन सा गुण होता है साथियों? गैसों के अंदर उड़ने का गुण होता है। गैसों के अंदर क्या होता है? उड़ने का गुण होता है। अब देखो मैंने आपको 1 2 3 4 और 5, मैंने आपको 5 गुण बता दिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आपको रटना तो कतई नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब देखो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। अगला पॉइंट अपने पास है संपीड्यता। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है साथियों? संपीड्यता। संपीड्यता को अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। संपीड्यता को अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। संपीड्यता को अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब एक बार गौर करिएगा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ वो कितना ज्यादा दब जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर अपन कोई भी पदार्थ को दबाते हैं तो वो कितना ज्यादा कंप्रेस होता है, कितना ज्यादा दब जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये ठोस है? ये जो ये पदार्थ है, क्या आप इसको ऐसे दबा सकते हो क्या? क्या आप इसको ऐसे दबा सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब ठोसों को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? शून्य होती है। ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? शून्य होती है, अर्थात क्या होती है? जीरो होती है। ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये ठोस है, ठोसों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस है ही नहीं है, तो इनको अपन दबा कैसे सकते हैं? इनको दबाया नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूं द्रव की, तो आपने देखा होगा कि द्रव के अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। द्रव के अंदर एक दूसरे कण के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो इनको अपन थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको देखूं, अगर अपन प्रैक्टिकली तौर पर देखें, तो इनको वास्तव में इनको भी दबाया नहीं जा सकता। आप इसको यूं समझिए ना, एक बार आप सपोज करो कि आपके पास एक पात्र में पानी है। सपोज करो कि आपके पास एक पात्र में पानी है और आप ऊपर से इस प्रकार से पानी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो होता क्या है, आप जब पानी को दबाते हो इसे, तो वास्तव में पानी क्या होता है? नीचे दबता नहीं है। वास्तविकता में ये होता है कि वो पानी का जो लेवल है वो आपके हाथ के ऊपर आ जाएगा, वो दबेगा नहीं। वो दबेगा नहीं, इसका मतलब पानी भी कंप्रेस नहीं हो सकता है। लेकिन अपन को पता है कि पानी के अवयवी कणों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि इनके बीच में जो ये संपीड़ितता होती है वो कितनी होती है बताओ? नगण्य होती है। इसका मतलब ये ना के बराबर होती है, मतलब शून्य के बराबर होती है। शून्य तो नहीं होती है, लेकिन शून्य के बराबर ही होती है। समझ गए आप? इसका मतलब ठोसों में कितनी क्या होती है? संपीड़ितता शून्य। द्रव में क्या होती है? नगण्य। और अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैसों के अंदर अगर मैं बात करूं गैसों की, तो गैसों में क्या होगा? गौर करना एक बार आप। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गैसों के अंदर, अगर कोई आपसे पूछ ले कि गैसों के अंदर संपीड़ितता कितनी होती है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अपन जिस कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मैं आपको जिस कमरे में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ या खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, इस पूरे कमरे में हवा फैली हुई है। और मुझे पता है कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, इस प्रकार से पार्टिकल रखे हुए हैं। वो कुछ पार्टिकल दूर दूर है। अब मुझे समझ आएगा कि मैं इन पार्टिकल्स को क्यों नहीं एक साथ एक जगह कर दूं। अब मैं इनको धक्का लगाऊंगा, ऐसे कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस करूंगा तो सारे के सारे जो ये कण हैं वो क्या हो जाएंगे? एक जगह आ जाएंगे, एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि सारे के सारे गैसों को, कणों को मैं छोटे से स्थान में रख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे बड़े कमरे में फैल रखा है। इसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि गैसों के अंदर संपीड़ितता का गुण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। गैसों के अंदर संपीड़ितता का गुण क्या होता है बताओ साथियों? सबसे ज्यादा होता है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है?
अगला पॉइंट है मेरे पास घनत्व। घनत्व को अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को मैंने आपको, जब हम लोगों ने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था, जब अपन ने भौतिक विज्ञान में प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया था। मैंने प्रकाश के अपवर्तन में आपको ये बताया था कि कौन सा माध्यम सघन होता है, कौन सा माध्यम विरल होता है। मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा विरल है। और मैंने आपको वहां ये भी बताया था कि घनत्व कहाँ ज्यादा होता है और कहाँ कम होता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिएगा, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनके अवयवी कणों के बीच में अगर स्थान या स्पेस कम से कम है, अगर अवयवी कणों के बीच में स्थान कम से कम है, अगर अवयवी कणों के बीच में स्थान कम से कम है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर घनत्व ज्यादा होगा। मैं यूं कह सकता हूं कि अवयवी कणों के बीच में स्थान जितना कम होगा, घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। घनत्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं गैसों की बात करूं, तो गैसों में अवयवी कण होते हैं, उनके बीच में स्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर इनके बीच में स्थान बहुत ज्यादा होता है, तो इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि, मैं यहां पर यूं कह सकता हूं कि ये जो ठोस होते हैं, इन ठोसों का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है बताओ? ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगर मैं बात करूं द्रव की, तो द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगर मैं बात करूं गैसों की, तो यहां पर क्या होता है बताओ? सबसे कम होता है। यहां पर क्या होता है बताओ? सबसे कम होता है। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा मेरे पास लास्ट क्या है, एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है? अगला पॉइंट है मेरे पास विसरण। और विसरण को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखो, ये डिफ्यूजन क्या होता है? ये डिफ्यूजन होता है, विसरण का मतलब क्या होता है? इसमें फैलने का गुण होता है। इसमें क्या होता है? फैलने का गुण होता है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप एक चीज मुझे बताइएगा, सपोज करना कि ये जो ठोस है, ये मोबाइल है, ये ठोस है, और मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मुझे एक चीज बताइएगा, क्या ये पूरे कमरे में फैल जाएगा? क्या ये जो मेरा मोबाइल है, ये पूरा मोबाइल पूरे कमरे में फैल जाएगा? क्या आप कहोगे नहीं? इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ठोस होता है, मैं कहीं भी रख दूं, मान लो इसको, इस मोबाइल को अगर मैं कहाँ भी रख दूं, या फिर इस मार्कर को, ये भी मार्कर क्या है? ठोस है। इस मार्कर को अगर मान लो कि मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं इस मोबाइल को या फिर इस मार्कर को यहाँ रखता हूँ, तो वो यहाँ ही रहेगा, पूरे कमरे में नहीं फैलेगा। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलने का गुण होता है। तो आपने देखा होगा कि ठोसों के अंदर विसरण का गुण क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बताओ? कम होता है। विसरण के अंदर, सॉरी, अगर मैं बात करूं, ठोसों के अंदर विसरण का गुण क्या होता है? कम होता है। अगर मैं द्रव की बात करूं, अगर मुझे एक चीज बताओ, आप अगर द्रव को किसी फर्श के ऊपर गिराओगे, मुझे पता है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, लेकिन क्या वो फर्श पे तो फैल जाएगा, लेकिन क्या वो ऊपर वाली छत पर फैल जाएगा? क्या क्या वो बगल वाली छत पर लग जाएगा? क्या वो बगल वाली दीवार पे लग जाएगा? क्या क्या वो सामने बोर्ड पे लग जाएगा? क्या पानी, क्या वो इधर वाली दीवार पे लग जाएगा? क्या? इसका मतलब क्या होता है? जो ये पानी होता है, ये जो पानी होता है, ये केवल नीचे तक ही विस्तृत होता है, केवल एक ही फर्श पर फैल सकता है। वो कहने का मतलब पूरे कमरे में नहीं फैल सकता है, कहीं भी नहीं फैल सकता है। सॉरी, वो पूरे कमरे में नहीं फैल सकता, केवल फर्श पे फैल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर विसरण का जो गुण होता है द्रव के अंदर, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं गैसों की, तो गैसों में क्या होता है? सपोज करो एक बार, आप अगर मान लो कि आप यहाँ पर एक अगरबत्ती लगा करके छोड़ देते हो, तो उस अगरबत्ती की जो सुगंध है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। आप किसी भी कोने में बैठे हुए हो, हर कोने के अंदर उसकी परफ्यूम, सॉरी, उसकी सुगंध चली जाएगी। आप जब परफ्यूम लगाते हो, तो उस परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या होता है? विसरण का गुण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गैसों में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे ज्यादा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सबसे ज्यादा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बताओ? सबसे ज्यादा लिख दूंगा। अब देखो साथियों, ये आपको, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि ये तो मेरे पास गुण था, ये ठोस था, ये द्रव था, ये गैस था, और मैंने आपको भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझाई है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें इतने आसानी से नहीं समझ आती, क्योंकि इसके साथ अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी प्रकार से मैं समझा पाया होगा और मैं आपके प्रॉब्लम्स तक पहुंच पाया होगा। अब देखो, मैं एक बार आपका पीछे से क्विक रिवीजन करा देता हूं। मैं एक बार आपका पीछे से क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको रसायन विज्ञान का परिचय वाला चैप्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था साथियों? मैंने आपको सबसे पहले रसायन विज्ञान का मैंने आपको सबसे पहले रसायन विज्ञान का परिचय वाला चैप्टर पढ़ाया था। इस परिचय वाले चैप्टर में अगर मैं बात करूं, एक नंबर का चैप्टर मेरे पास क्या है? इंट्रोडक्शन। एक नंबर का चैप्टर मेरे पास क्या है? इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। जिसका अर्थ मेरे पास साथियों क्या होता है? काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? काला रंग होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। कहां से हुई है? मिस्र देश से हुई है। जहां जिस समय रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी मिस्र देश में, उस समय रसायन विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? मतलब रसायन विज्ञान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? रसायन विज्ञान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? रसायन विज्ञान को पूर्व में केमीटेकिंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था साथियों? केमीटेकिंग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इस रसायन विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए है। कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इस रसायन विज्ञान को अपन कई बार कभी कभी इसके पिता को रॉबर्ट बोयल को भी कह देते हैं। फिर देखिएगा, आप अगली स्लाइड पर चलिएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी कि परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। परमाणुओं या अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था साथियों? फिर मैंने आपको यह बताया था कि जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं का रासायनिक संगठन, उनकी आपसी क्रियाएं और परमाणुओं की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। चलो मैं आपको आगे ले चलता हूं। फिर मैंने आपको यह बताया था कि रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कैसे होता है। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण कैसे होता है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, 2 नंबर में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 3 नंबर में बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको यह बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको यह बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यह आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने आपको यह बताया था कि पहला चैप्टर अपने पास क्या है। फिर मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था, और पहले चैप्टर का नाम था पदार्थ एवं इसकी अवस्था। सॉरी, दूसरे चैप्टर का नाम था पदार्थ एवं इसकी अवस्था। अब पदार्थ एवं इसकी अवस्था में अगर मैं बात करूं, पदार्थ एवं इसकी अवस्था में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको पदार्थ की 3 बातें बताई थी कि पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई स्थान होता है, और वो इस ब्रह्मांड में क्या करता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी हो। अगर मैं आगे लेकर के चलूं तो मेरे पास क्या था बताओ? पदार्थ की अवस्थाएं थी। पदार्थ की अवस्थाएं 2 प्रकार से होती है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 5 प्रकार के: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर मैं बात करूं रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पहला था तत्व, दूसरा था यौगिक और तीसरा क्या था? मिश्रण। तत्व 3 भागों में बढ़ते थे: धात्विक, अधात्विक और उपधातु। अगर मैं बात करूं यौगिक भी 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अगर मैं बात करूं मिश्रण, 2 भागों में, समांगी और विषमांगी मिश्रण। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस में अंतर करना बताया था कि क्या ठोस होता है, क्या द्रव होता है और क्या गैस होता है। और उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको चीजें समझ में आई होगी। अब अपन साथियों क्या करेंगे? अब अपन आने वाली क्लासों के अंदर चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी एनर्जी में डेफिनेटली गिरावट आ जाएगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना, सर्दी का समय है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, रिजाई के अंदर घुस करके अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी डाउट हो
आप उसको बार बार उसके ऊपर कोशिश करना। अपने आसपास जो भी है भाई बंधु जो आपको अपनी हेल्प कर सकते हैं उनसे आप मदद लीजिएगा। अगर उनसे नहीं जुड़ पाते हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ लेना, मैं आपको हर चीज़ें बता दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो चलो साथियों, आज के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ और अब अपन आने वाली क्लासों में जल्द ही मिलेंगे।